वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर हम खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ मामलात पर गुफ्तगू हुई और ख़ास तौर पे ये जो बढ़ते हुए जो वाक़यात हैं जिनसी ज़्यादती के, ख़ास तौर पे बच्चों के साथ, इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करने का मौका मिला है, लेकिन ये मौजू बड़ा हसास है। कोशिश होगी इसके ऊपर आगे प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करें। इस वक्त जो दूसरा सेगमेंट है, इसमें कोशिश ये करेंगे कि जो मईशत के हवाले से मामलात हैं और साथ पे जो तालीमी मामलात हैं जो कोरोना की वजह से किसी हद तक जो है वो मुतासर हुए हैं, काफ़ी हद तक मुतासर हुए हैं, इसको कैसे बेहतर बनाया जाए। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी थी पिछले सेगमेंट में, लेकिन मौका नहीं मिल सका। इसके ऊपर भी बात करेंगे। जो बड़ी तेज़ी से जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं स्कूल से कोरोना वायरस की वजह से, तो लोगों की जो माशी हालत है और माली हालत है वो इतनी अब बेहतर नहीं रही, जिसकी वजह से ये मुश्किलात पैदा हो रही हैं। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो बड़े ख़ास मेहमान इस दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उन जिन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जी, हमारे अपने बड़े ख़ास दोस्त हमारे साथ प्रोग्राम्स में अक्सर शरीक होते हैं। एजुकेशन के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो हमें मौका मिलता है उनसे गुफ्तगू करने का और बहुत सारी चीज़ें जो है वो जानने का मौका मिलता है। अख्तर अराइन साहब आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, माहिर तालीम है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अख्तर भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और उनके हमरा एक और बड़े ख़ास मेहमान हमारे यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं। मईशत के हवाले से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और आजकल जो मईशत के हवाले से ख़ास तौर पे गुफ्तगू हो रही है और बयानात जो ख़ास तौर पे दिए जा रहे हैं, और एक जुमला जो बड़ा इस्तेमाल किया जाता है वो ये कि जो मईशत की समत है वो ठीक हो चुकी है। क्या वाक़तन ऐसा है? इसके ऊपर कोशिश करेंगे, गुफ्तगू करें। मैं बात कर रहा हूँ नौमान तबानी साहब के, मईशत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। माहिर माशियात हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। नौमान साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। अख्तर भाई, सबसे पहले तो गुफ्तगू एक बड़ा मौजू जिसके ऊपर आप हमेशा गुफ्तगू करते हैं, आपका और हमारा जो बड़ा कंसर्न इसके ऊपर है वो ये कि बड़ी तेज़ी से जो है वो बच्चे स्कूलों से बाहर होते जा रहा है, ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। डेटा में इसलिए नहीं दे सकता, मैं हमेशा इसलिए गुरेज़ा होता हूँ कि हमारे पास क्योंकि सेंसस के फ़िगर नहीं है तो कोई एग्जैक्ट फ़िगर देना इंतहाई मुश्किल काम है। तो एक बॉल पार्क फ़िगर दे देते हैं कि जनाब 2 करोड़ 2.5 करोड़ बच्चा आपका स्कूल से बाहर समझा जाता है। कोरोना की वजह से शायद इसमें और ज़्यादा इजाफा हो गया। कहीं पे ये बताया जा रहा है 20 लाख के करीब, आपने कुछ चीज़ों के बारे में बताया। अब उम्मीद ये की जा रही है, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर गुफ्तगू करें क्योंकि लोगों की तशवीश बढ़ती जा रही है। फरमाइए। बेसिकली 2 करोड़ 30 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स थे, क्योंकि ये कोविड से पहले की फिगर है जो कि इंटरनेशनल फोरम पे जो उनकी रिसर्च है उन्होंने डेटा, क्योंकि इंटरनेशनली जितने भी इदारे होते हैं उनका डेटाबेस का एक लेने का तरीक़ेकार है, ठीक है, और वो काफ़ी रिलायबल होता है। मगर हम लोग जो बात कर रहे होते हैं वो तकरीबन अंदाजे से कर रहे होते हैं जो 5-10% वेरिएशन उसमें आ सकती है। नॉर्मली ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है, 2-3% का तो वेरिएशन एक्सेप्टेबल होती है, मगर इतनी ज़्यादा नहीं। अंदाजे लगाते हैं, आपने सही फरमाया। इसीलिए हमारे स्कूल के लोग जो हैं या एसोसिएशंस जो हैं जो माहिर तालीम हैं वो 2.5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल का जिक्र करते हैं, ठीक है, जो कि तकरीबन ठीक है। अब 2.5 करोड़ पहले ही बाहर था, अभी कोविड की वजह से जो स्कूल लौटे नहीं बच्चे वो अप्रॉक्सीमेटली, इसकी भी 1 करोड़ 30 हज़ार की फिगर आ चुकी है ऑलरेडी, मगर वो किस हद तक रिसर्च है सही है ठीक वो भी इंटरनेशनल इदारों ने ही दिया है। तो इस तरह की जो फिगर्स है उसके बाद यूँ समझ लें कि 1 करोड़ तो बच्चा पहले ही था, 1.30 कर लेंगे तो तकरीबन जो है 2.5 और फिर ये 4 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल हो गया, आउट ऑफ स्कूल। अब ये स्कूल लौटे ही नहीं है बल्कि इजाफा हो गया। फिर यहीं तक एक और सेंसस हुए हैं जो भी कुछ इदारों ने किए हैं कि जो गर्ल्स एजुकेशन है वो बड़ी अफेक्टिव हुई है, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स जो थी वो स्पेशली लेस प्रिविलेज एरियाज़ के स्कूल्स के अंदर या जहाँ कम फीस में या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में वो बच्चियाँ घरों में कामों में लग गई और बल्कि दूसरे के घरों में जाके डोमेस्टिक एम्प्लॉय के तौर पे काम करने लग गई, जो थोड़ा बहुत एजुकेशन की तरफ राग़िब थी, जो वो भी इंटरनेशनल इदारों की ही कोशिश थी और पाकिस्तान की कोशिश थी कि गर्ल्स एजुकेशन पे काम किया जाए। तो आपने सही फरमाया कि यहाँ पाकिस्तान में डेटाबेस इतना नहीं है तो डर के ही बात करनी पड़ती है, मगर एक अंदाज़ा तो ज़रूर लगाना चाहिए, उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि चाइल्ड लेबर में इजाफा हुआ, ठीक है, चाइल्ड लेबर में ये हुआ कि जो लेस प्रिविलेज एरिया में, जैसे कि नौमान साहब ताबानी साहब ये भी जिक्र करेंगे कि कितना एक माइक्रो लेवल तक जो बिज़नेस जो है वो काफ़ी अफेक्टिव हो गया था, ठीक है, हॉकर टाइप के लोग भी जो है ना बैठ गए थे घर पे और वो बैठ के पता नहीं कहाँ से खा रहे थे, कैसे पेट भर रहे थे। बहरहाल ये है कि वो बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो जो लोअर क्लास होती है, लोअर की भी फर्दर
3 सब क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं हम। तो वो तमाम के तमाम लोग थे, उनके बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पाए, फीसें अदा नहीं कर पाए, ठीक है, उसकी वजह से भी वो घर बैठ गए। तो इस तरह की चीज़ें देखी जाएं तो जाहिर है फिर उन्होंने अपने बच्चों को काम पे लगा दिया, किसी शॉप पे चले जाओ, चलो 50-100 रुपये ले आओगे, ठीक है, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा ना, अर्निंग होगी ना। तो इस तरह का काम जो था वो चाइल्ड लेबर में इजाफा हुआ। तो वो कि हम ये कहेंगे कि जो हमारे बच्चे, जो कि मैं बहुत सादा से ज़बान में कहता हूँ कि सुबह घर के कमाने वाला जो फ़र्द होता है, सरबराह या जो भी 2 लोग या 4 लोग काम करते हैं, वो दौलत कमाने के लिए जाते हैं, जो दौलत अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जी। और बच्चे तैयार होके वो भी उसी वक्त स्कूल निकलते थे या मदरसे में जाते थे इल्म की दौलत कमाने। बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो इल्म की दौलत कमाएंगे, साथ कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो फ्यूचर के लिए कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। जब वो इल्म के लिए स्कूल जाते ही नहीं है, तालीम हासिल करने के लिए जाते ही नहीं है, तो मुझे ये बताइए कि वो क्या करेंगे। अब आप देखें ना, बड़ा अलमिया है कि अभी रिसेंटली एक फैसला आया गवर्नमेंट का कि जी इम्तिहानात टाइम पे होंगे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। 85,000 कैमिल सिस्टम के जो ओ लेवल के बच्चे थे या जो ए लेवल के थे वो पार्टिसिपेट करेंगे एग्जाम में, शेड्यूल पे होंगे। बिल्कुल ठीक है। और 40 लाख बच्चा जो मैट्रिक के एग्जाम में अपीयर होगा, 9-10 में अपीयर होगा, वो बच्चा जो है वो एग्जाम नहीं दे पाएगा, शायद वो अभी भी डाउट में जी। अब आप परसेंटेज कैलकुलेटर से निकालिए कि वो उम्रा के या अच्छे जो कमाने वाले या अपर क्लास के बच्चे हैं, वो अपर क्लास के बच्चे तो एजुकेशन हासिल करने जाएंगे, वो अपनी डिग्री प्रोग्राम के लिए एग्जाम देंगे, सब कुछ करेंगे, जो कि 85,000 है सिर्फ जी, उनके लिए यकीन दहानी दिला दी गई है। मगर जो मैट्रिक सिस्टम का बच्चा है पूरे पाकिस्तान का 40 लाख, उनका फ्यूचर का कोई पता नहीं कि क्या पिछली तरह ही कुछ पिछली मरतबा के होगा या कंडेंस करके या कुछ न कुछ ऐसा एग्जाम दे दिया जाए जिससे वो बच्चा अगले लेवल के लिए ना अहल होगा। अगर जो पहले तो अहलियत होती ही नहीं थी, क्योंकि जब मेमोराइजेशन करके और सिर्फ एग्जाम पास करके बच्चे को प्रमोट किया जाता है, तो जब लेवल उसका बढ़ रहा होता है तो क्या वो यूनिवर्सिटी में हम क्या इनपुट दे रहे हैं, क्योंकि हर क्लास का बच्चा, जैसे 1 का बच्चा होता है, वो टीचर प्रिपेयर करती है, वो जब एग्जाम देकर पास आउट स्टेज पे आता है तो वो इनपुट होती है ग्रेड 2 की, क्लास 2 की, यानी क्लास 2 में इनपुट होती है, यानी फिर उसके बाद फिर वो प्रिपेयर होता है, फिर 3 की इनपुट होती है, तो इस तरह से उसका लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। अब मुझे बताइए कि मैट्रिक का जो बच्चा है वो हायर सेकेंडरी में कैसे जाएगा, हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट से अगर बच्चा होगा वो किस तरह अपनी फैकल्टी चूज करेगा, किस तरह अपनी फील्ड चूज करेगा, कैसे जाके यूनिवर्सिटी में डिग्री प्रोग्राम में एनरोल होगा, एडमिशन लेगा। तो इसका मकसद क्या है कि बेड़ा गर्क किया जा रहा है, तबाह हो गया हमारा तालीमी निज़ाम। काबिलियत नाम की जो थोड़ी बहुत थी लिमिट वो भी खत्म हो गई। तो ये हमारे माशरे का बड़ा, ये हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे देखें दुनिया में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है कामयाबी से किसी काफ़ी हद तक, बिल्कुल ठीक है, मगर क्योंकि उनके पास वो मीडियम काफ़ी एक्टिव था। हमारे मुल्क में आपने क्या किया इस उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, की नहीं थी, कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तो बारहा कहता हूँ कि पिछले 1 साल के अंदर या पिछले 9-10 महीने के अंदर आपने क्या किया, क्या आपने इंटरनेट की सहूलत स्टूडेंट पैकेज प्रोवाइड किया, क्या आपने हार्डवेयर जो है उसको आपने एक्सेस पहुंचाया लोगों तक, उसको आपने टैक्स फ्री किया, या आपने कोई ऐसा मीडियम बनाया कि जी आप जाएं यूटिलिटी स्टोर से जाके आप बाय कर लें, फॉर एग्जांपल बड़े आप यूटिलिटी स्टोर, क्योंकि वहाँ पर अब मैं क्या आगे की बात करूँ फिर बड़ी वो आ जाएगी। तो मुख्तसरन ये है कि आपने हमारे तालिब इल्म को वो सहूलियत जो है मुहैया की नहीं। जिस मुल्क में 14% 15% इंटरनेट के एक्ट हो, वहाँ पर ऑनलाइन का आपने ड्रामा किया हुआ है, आपने कुछ किया ही नहीं, ना किसी फेडरल गवर्नमेंट ने किया, ना सूबाई हुकूमत ने किया। मुख्तसरन ये है कि हमारा जो तालीम है वो बर्बादी की तरफ कन्फर्म है। वो अभी टेक ऑफ करते करते अगले कई साल यानी 1 दहाई लग जाएगी कि वो दोबारा उस मयार पे शायद आ जाएं जो कि पहले भी वो मयार नहीं था। कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन नहीं थी, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बच्चों को तैयार नहीं किया गया था, उनको तो गुलाम बनाया गया था। अब तो वो गुलामी के लायक भी नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके ऊपर अब बैठ के सोचने की ज़रूरत है और मौका हमें यकीनन मिला था। और ये तो 3rd वेव है, इसके हवाले से बात हो रही है। जो 1st वेव थी, 2nd वेव आई, तमाम चीज़ें अब तक जो है वो सीख जानी चाहिए थी। बहरहाल इसके ऊपर अभी मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। नौमान की तरफ चलते हैं। नौमान साहब ये बताइए कि ये अभी जैसे फ़िगर्स की बात हो रही थी, समझना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो फ़िगर्स दिए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर अभी फ़ॉरेन रिज़र्व्स के हवाले से एक नई डिबेट स्टार्ट हो गई है, मैं इसके हवाले से थोड़ी बात करूँगा।
कि अभी कुछ देर पहले जैसे आप और हम डिस्कस कर रहे थे कि यूरो बॉन्ड जो है वो जारी कर दिए गए। पास्ट में याद आया गवर्नमेंट के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, रेवेन्यू साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर्स है, ना हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ऐसा कोई इजाफा हुआ, ना हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा सकते थे, बहुत सारे और ऐसे क्रिटिकल इश्यूज़ थे। हैविंग सेड दैट, अब ये बताइएगा कि अब बॉन्ड्स आपको इशू करने की ज़रूरत पड़ रही है, एट द वेरी सेम टाइम आप कहते हैं कि रिजर्व भी हमारे जो है ऑल टाइम हाई की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये एक्चुअली चल क्या रहा है हमें तो बड़ा समझना मुश्किल हो रहा है। मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग हियर इन दिस कंट्री, ये ज़रा फरमाइए। हमारे पास जो रिजर्व्स हैं, यस, वो क्रिटिकल लेवल पे आ गए थे, Right. जिसकी वजह से हमारा डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा राइज कर रहा था, Right. पाक रुपी डिप्रिशिएट कर रहा था। तो द गवर्नमेंट हैड टू गो एंड गेट रिजर्व्स टू कवर एटलीस्ट 6 months ऑफ देयर इम्पोर्ट बिल। ठीक है। तो 6 महीने ऑफ द इम्पोर्ट बिल को कवर करने के लिए उनके पास 2 ऑप्शन थे। एक ये था कि वो इम्पोर्ट्स को कट डाउन करें, सेकेंडली अपनी रिजर्व्स बढ़ा दें। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अपनी इम्पोर्ट्स भी कर्टेल किए थ्रू डिफरेंट रेवेन्यू मेजर्स टू डिफरेंट फिजिकल मेजर्स, और फिर उन्होंने जो है ना वो दे वेंट टू द कैपिटल मार्केट्स एंड दे गॉट फंड्स। जब इसाक डार साहब ने 8.5% पे यूरो बॉन्ड रेज किया था, तो हम सब ने बड़ा उस पर तनकीद की थी, बिकॉज इट वाज ऑल टाइम हाई रेट, वाइल बायलैटरल इंस्टीट्यूशन से हमको काफ़ी कम रेट पे फंडिंग अवेलेबल होती है। तो इस बार मेरे ख्याल में 7.5-8% पे वापस हम गए यूरो बॉन्ड मार्केट में। मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि हमारा जो बॉन्ड की जो इंश्योरेंस है वो 4.5% है पर ईयर। तो उसकी वजह से हमारा रेट जो है वो हमेशा हाई रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो 4.5% तो इंश्योरेंस पे कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, अगेंस्ट डिफॉल्ट। तो unless we improve our credit ratings, we are not going to get access to lower cost of funds. ठीक। So first thing is that we have to improve our credit ratings. ना हमारी क्रेडिट रेटिंग्स क्यों इम्प्रूव नहीं हो पा रही, क्योंकि हम जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, कोई बायलैटरल ट्रीटी पे हम कोई भी टेंडर करते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं करते। एग्जैक्टली। हम जब किसी के साथ भी कोई माहिदा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे या गवर्नमेंट टू बिजनेस लेवल पे होता है, तो वो जो कमिटमेंट होती है वो पूरी करना बड़ी आसान होती है, रीनिगोशिएट करना भी बड़ी आसान होती है, लेकिन वो हम कर नहीं पाते। वी गो अबाउट इन द वेरी रॉन्ग वे, जिसकी वजह से जो है वो हमारी क्रेडिट रेटिंग्स अफेक्ट हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास जो 16 बिलियन इन रिजर्व्स आ गया है, उसका इशू ये है कि वो हम यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इन टाइम्स ऑफ नीड इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ, अभी राइट नाउ तो इट लुक्स लाइक दैट द डॉलर हैज स्टेबलाइज्ड एंड जो हमारे फिस्कल पॉलिसीज़ हैं वो सही हैं। लेकिन जो मुझे ख़तरा है, जो हमेशा हर बार मैं कहता हूँ, वो ये है कि जैसे ही हुकूमत का टाइम पूरा होगा 2023 में, वापस ये बम फटेगा। ऐसा ही, क्योंकि हम जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर रहे, ऐसे ही हम स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस ख़त्म नहीं कर रहे। हम सिर्फ जो हमारा एक अंग्रेज़ी में मुहावरा है, किकिंग द कैन डाउन द रोड। हम हमारे प्रॉब्लम्स को जो है वो ये सब करके वी आर किकिंग इट डाउन द रोड। अगर हमने यही करना है तो कम 2023 हम वापस इसी क्वागमायर में आएंगे। ये हुकूमत जाएगी, अगली हुकूमत आएगी, अगली हुकूमत आने से पहले और ये हुकूमत को जाने के बाद जो ये 1-1.5 महीना होगा, इसमें हमारे फिजिकल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और हम इसी क्वागमायर में आ जाएंगे, क्योंकि हमारा IMF का प्रोग्राम भी ख़त्म कब होता है? 2023 के नवंबर में। एग्जैक्टली। हमारे सारे यूरो बॉन्ड्स वगैरह सब ड्यू कब होंगे? सारे बॉन्ड्स ड्यू होना शुरू हो जाएंगे 2023 में। तो जैसे ही हुकूमत जाएगी और अगली हुकूमत आएगी, अगली हुकूमत आएगी, तो उसको वो एक टेकिंग टाइम बॉम्ब ही होगा। और उसको अगर तैयार नहीं होगी उसको डील करने के लिए, और अगर इसी तरह के जो है ना वो हैपहैज़र्ड डिसीजन मेकिंग हुई, तो हमारी वापस इकोनॉमी जो है ना 2-3 साल पीछे चली जाएगी। अच्छा नमन, एक चीज़ और, अब हम ये तो बड़ा आसान हो गया प्रिडिक्ट करना, क्योंकि आपने इसको एलाबरेट किया और खुदा का शुक्र है कि अब देखने वालों को भी ये समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। पहले किसी ज़माने में ये बड़ा मुश्किल होता था समझाना, एक्सप्लेन करना कि जो सारी सिचुएशन है इसका आउटकम होगा क्या, कि जो पॉलिसी आपने की है। अच्छा, मैं इस वजह से ज़्यादा कंसर्न हूँ कि जो ये गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई थी, उन्होंने कहा हमारे इकनॉमिक एडवाइज़र्स बड़े हमारे ज़बरदस्त हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर आएंगे जिससे सस्टेनेबिलिटी आएगी, सस्टेनेबल टारगेट हम अचीव कर सकेंगे।
अब ये मैं जब भी किसी प्रोग्राम में डिस्कशन करता हूँ, सबसे पहला सवाल ये करता हूँ कि क्या आपके यहाँ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि ये जो सारा सिनेरियो ये कोई नया नहीं है। एज यू वेरी राइटली सेड कि ये एक बबल है जो कि बर्स्ट होगा और उसका टाइम भी आपने बता दिया है। तो जो मार्केट स्पेकुलेटर्स हैं, सारे इन्वेस्टर्स हैं, ये तो स्टैंड बाय मोड के ऊपर होते हैं, ये तो वेट एंड सी पर है। लेट्स से अगर मैं भी अगर किसी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ तो मैं तो वेट एंड सी पर रहूँगा कि बाय द टाइम 2023 आएगा तो ये सिचुएशन तो होगी जिसका भी आपने तस्करा किया है। तो ये तो लोगों को बड़ा आसानी से समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि काम पाकिस्तानी ये पूछता है कि वो जो सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं ये वो कैसे प्रिवेल करेगी, क्योंकि अगर ये जो आप इधर से बोरो करके इधर डेट रीपेमेंट कर दिए आपने और इस तरह आप अपनी लाइबिलिटीज़ उसको पाइल अप करते रहेंगे, तो सवाल ये पैदा होता है कि हम ये सही डायरेक्शन में आएंगे क्या, क्योंकि ये तो आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि डायरेक्शन तो ठीक नहीं है। सस्टेनेबिलिटी कैसे अचीव करेंगे, बता दीजिए। देखें, प्रॉब्लम ये है कि हम 1986 से हम रिलाई कर रहे हैं हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, लेकिन हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जिस वजह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो की थी वाज बिकॉज ऑफ आवर कॉटन। अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिसीज़ की वजह से हमने कॉटन क्रॉप को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। इसके अलावा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वी आर एग्री बेस्ड कंट्री है, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पल्सेस, वीट, नाउ शुगर हम इंपोर्ट करते हैं। बेसिक कमोडिटीज़ भी आपकी अब इंपोर्ट हो रही है और हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट जो है वो टी एंड एडिबल ऑयल है। जी जी। आज अगर हम अपनी सिमत सही करना चाहते हैं तो वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट। फूड सिक्योरिटी हमको बहुत ज़रूरी है, राइट। और फूड सिक्योरिटी के लिए हमने हमारी यील्ड पर एकड़ जो विच इज़ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड, हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है। right. जिसके लिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा आपको समझाना रीइन्वेंट करना पड़े। ये ऑलरेडी अगर यूएस के अंदर 4 टाइम्स हमारी प्रोडक्शन है तो दे मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट। यस यस। तो वी हैव टू बी फूड, हमको हमारी फूड सिक्योरिटी इज़ द नंबर 1 थिंग दैट वी हैव टू डू। ठीक है। सेकेंडली, अगर आप देखेंगे हमारी कराची स्टॉक मार्केट तो लास्ट 1 साल से द कंपनीज दैट हैव शोन फैंटास्टिक रिजल्ट्स हैव बीन टेक्नोलॉजी कंपनीज। जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड दे आर ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। यस। और वो जो है जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज दे आर द सर्विस सेक्टर। अगर किसी ने जो है ना वो अगर हमारे टेक्नोलॉजी कंपनी को ग्रो करना है तो इट डज नॉट नीड दैट बिग ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अपोज टू अ रिफाइनरी और अ टेक्सटाइल मिल और एनी अदर इंडस्ट्री। ना उसको इतनी ज़्यादा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, ना इतनी ज़्यादा जो है वो चीज़ों की ज़रूरत होती है कंपेरेटिवली, बिकॉज इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री। और गवर्नमेंट ने अभी जो ये STZ बनाया है एंड पीपल आर वर्किंग ऑन इट, लेट्स सी द रिजल्ट्स। लेकिन मुझे डिपेंडिंग ऑन आर वेरी जो हमारा वर्कफोर्स है जो ज्वाइन कर रही है मार्केट में, हमारे अंडर 30 वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है और अगर हम उनको ट्रेन कर पाए और उनको हम इम्पार्ट कर सकें नॉलेज, जो साहब कह रहे थे कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अगर हम इम्पार्ट कर सकें तो पाकिस्तान में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज़ नॉट unconceivable. India has done it, Bangladesh has done it, every other country has done it. So Pakistan के लिए करना कोई, it's not reinventing the wheel. Exactly. तो I believe that हमारी अगर हमने सिर्फ सीधी करनी है तो हमने सबसे पहले न्यू ग्रोथ इंडस्ट्रीज में जाना है। बिल्कुल ठीक है, जो जिसमें एरियाज को टैप करना होगा। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने जो है ना वो फूड सिक्योरिटी पे काम करना होगा, काम करना है। अगर मेरी अगर पॉलिसी अगर कभी मैं पॉलिसी बनाऊं तो पाकिस्तान के लिए मैं कहूँगा जी ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर हमने कर ली तो वी विल बी सेट फॉर अ लाइफ टाइम। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर हमने ये नहीं किया तो वी आर गोइंग टू बी इन स्टक इन दिस बूम एंड बस्ट
लाइफस्टाइल। और यही हमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो है इस वक्त हर्ट भी करती है। अच्छा नुमान, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसको हाईलाइट किया है, इसके ऊपर बड़ी लंबी हमारी डिस्कशन हो सकती है और कोशिश करेंगे इसके ऊपर मज़ीद बात भी करें। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। ब्रेक लेके जल्दी से वापस आएंगे, आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी इकॉनमी के हवाले से। अब ये समझना लोगों के लिए शायद अब आसान हो चुका है पहले के मुकाबले में। अब जैसे ये दावा बार बार किया जाता है कि आपके हालात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, इकॉनमी आपकी राइट डायरेक्शन में, हकीकतन क्या हो रहा है ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा बात हो रही थी एजुकेशन के हवाले से। दो बड़े अहम मसले हैं जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अख्तर आराई साहब तशरीफ़ फरमाए और उनसे हमारी बात हो रही थी। अख्तर भाई, एजुकेशन का और टेक्नोलॉजी का, अब पूरा जो सब कुछ हो रहा है वो टेक्नोलॉजी की बेस पर हो रहा है और टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। पूरी दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है, चाहे हम इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं या किसी और तरफ हम देखते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है। अभी हम बेसिक एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, एक्सेस नहीं है लोगों का, गैजेट्स महंगी हैं, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। वो बार बार पेरेंट्स जो हैं वो ये सवाल करते हैं कि अगर गवर्नमेंट संजीदा है इस मसले को रिज़ॉल्व करने के लिए और आने वाले वक्त में अगर ऑनलाइन एजुकेशन को आगे इन्होंने तरीक़ाकार बनाना है तो उसके हवाले से हो क्या रहा है। स्कूल्स वाले तो ज़ाहिर है इसको नहीं करेंगे प्रॉब्लम को, लेकिन गवर्नमेंट को तो अपने एंड के ऊपर जो है वो रिलीफ देना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लेकिन वो तो डिलीवर करने में नाकाम रहा है। तो ये एक्चुअली मसला हल होगा कैसे, ये ज़रा समझा दीजिए कि जो तालीम हासिल करने वाले लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कहीं से रिलीफ मिले, रिलीफ तो उनको कहीं से नहीं मिल रहा, कौन है ज़िम्मेदार, ये फरमाइए। देखिए, ज़िम्मेदार तो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो माजी की हुकूमतें हैं या जो भी हमारा एक निज़ाम चला आ रहा है कि जो कि वही एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को ही प्रमोट करता हुआ आ रहा है। प्रमोट क्या करना है, बल्कि उसको चलने तो दें, कर रहे हैं, चलने दें, बस जो है ठीक है होने दें, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लेकर आया। जैसे आपने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी सिंगल नेशनल करिकुलम पे बात हुई और टेक्नोलॉजी को भी लाने की बात हुई, मगर यह है कि उस वक़्त भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। अभी अगर इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट अगर ये कोशिश कर रही है कि हमें एक ऐसा करिकुलम लेकर आना है और जिसके अंदर तमाम कंपोनेंट, तमाम चीज़ें, इवन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, उसके तमाम उसके हिस्से हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो हमें चाहे वो गवर्नमेंट हो, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में सिस्टम है, स्कूल सिस्टम है, पब्लिक स्कूल्स और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इसके अंदर इसको अब इस बार तो इम्प्लीमेंट कर ही देना चाहिए। पॉलिसीज़ बनती रहती हैं मगर पॉलिसीज़ पे अमल जो है वो इस मुल्क में नहीं होता, और न सिर्फ अमल हो बल्कि उसके नताइज पे रिसर्च भी हो और फिर उसी अकॉर्डिंगली उसमें तब्दीली लानी चाहिए। दूसरी तरफ आपने एक बात की कि टेक्नोलॉजी की बात की, जिसमें ऑनलाइन का ज़्यादा जिक्र हो रहा है। देखिए, टेक्नोलॉजी जब तक हम क्लासरूम में नहीं लेकर आएंगे तब तक जो है हमारा एजुकेशन जो है वो उसके आउटकम्स नहीं होंगे। ठीक है, जो लेटेस्ट जो दौर है, जिस तरफ दुनिया जा रही है उस तरफ हम देखें, दुनिया तो जा रही है, बिल्कुल ठीक है, वो टेक्नोलॉजी देखें हमारे हाथ में आ गई, हम उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, एजुकेशन पर्पज़ के लिए क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? क्यों पब्लिक स्कूल्स के अंदर गवर्नमेंट ये कोशिश नहीं करती कि वहाँ पर टूटी फूटी डेस्क मौजूद है, वहाँ पानी भी दस्तयाब नहीं कर सके तो वहाँ टेक्नोलॉजी कैसे लेकर जाएंगे? कौन सा वहाँ मल्टीमीडिया रूम एक बना देंगे कि कम से कम बच्चों को इस बात की भी आगाही हो? ठीक है, फोटो सेशन बाज़ौक़ात हो जाते हैं मगर यह है कि वो कोई चीज़ भी नहीं ला पाते। तो कम से कम प्राइवेट सेक्टर को ही सपोर्ट कर दे। प्राइवेट सेक्टर का ये हाल है कि जो थोड़ी रही बची खुची इज्जत थी उस्ताद की, वो भी आप देखें कि कल क्या हुआ, डंडे बरसाए गए। यहाँ आपने देखा सिंध के अंदर कराची में कुछ अर्सा पहले टीचर्स की इज़्ज़त क्या की गई। बात यह है कि जब आप उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करोगे, जो पढ़ाने वाला है, जो बैठ के दरख्त के नीचे भी पढ़ा सकता है, वो क्रिटिकल थिंकिंग का काम वहाँ कर सकता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन वहाँ बैठ के कर सकता है, आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। तो वही माजी के हुक्मरान, माजी की पॉलिसियाँ जो अभी की पॉलिसियाँ हैं, अगर ये सिंगल नेशनल करिकुलम है, इसके अंदर एक कमी मुझे नज़र आई कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी की को ज़्यादा जो है उस पर काम नहीं किया गया। जो कि आपने जिक्र किया कि टेक्नोलॉजी का एक ऐसा तूफान है, वो तो रोक ही नहीं सकते, नहीं रोक सकते। हालांकि मैं ये समझता हूँ, देखिए जैसे हमने क्या किया है, न्यू जनरेशन स्कूलिंग के कुछ सिस्टम ऐसे हैं, कुछ कैंपसेस ऐसे हैं जहाँ पर हमने
क्लासरूम के अंदर LCDs लगाकर टीचर्स को प्रॉपरली रिसोर्स मटेरियल देकर हमने क्लासरूम के पीरियड के अंदर उसका एक हिस्सा बना दिया एज अ रिसोर्स मटेरियल। जो कॉन्सेप्ट हम लोग इन लेक्चर फॉर्म में देते हैं, जाहिर है कि या किसी और तरीके से देते हैं या मॉडल दिखाकर उसको कैंस्थेटिक उसमें देते हैं, तो हम वहाँ पर हम ऑडियो वीडियो भी इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बच्चा तो राग़िब होता है, वो तो फीडर का दूध पीता है, तो माँ उसको कार्टून चला के दिखा देती है। ठीक है। बच्चा जो है वो अपने माँ बाप के इस स्मार्टफोन को खिलौना समझता है, कहता है इसको चलाना सीख जाता है, बोलने के साथ साथ उसको चलाना सीख जाता है। दैट मीन्स के बच्चे जो आ रहे हैं वो तो IT स्मार्ट है। IT स्मार्ट बच्चों के लिए आपने एजुकेशन का जो एहतमाम किया वो घिसा पिटा, और वो घिसा पिटा भी बंद करके रख दिया। वो भी उसके भी दरवाजे बंद हो गए कि स्कूल बंद है। आप देख लें कि पूरे साल सेशन के अंदर क्या हुआ। बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर वही हुक्मरानों की पॉलिसीज, उनके फैसले, वो जो कन्वेंशनल जिस तरह की भी एजुकेशन थी वो भी बंद हो गई। तो टेक्नोलॉजी के को अडॉप्ट किए बगैर आपने देखा कि इंडस्ट्री जो है वो कितनी जल्दी क्विकली यानी कि वो ग्रो कर रही है। आप देख रहे हैं कि नए नए प्रोफेशंस आ रहे हैं, ऑक्यूपेशंस आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं। ऐसे ऐसे ऑक्यूपेशन अगले 5 साल में आने वाले हैं कि जो कि हमने शायद नहीं अभी तक कंसीव किए कि शायद ये भी जॉब होगी। गर्ल्स जो हैं घर में बैठ के कमा सकती हैं। अगर मेरा स्कूल, अगर हमारा स्कूल IT स्मार्ट होगा, उसके अंदर टेक्नोलॉजी क्लासरूम में होगी, बच्चा ऑनलाइन का LMS जैसे मैं कहता हूँ, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम उसमें लगे हुए होंगे। बच्चा अगर घर भी चला गया तो ठीक है, अगर वो संडे को पढ़ता है, सैटरडे को 2 दिन स्कूल बंद हो गया तो उस LMS के थ्रू पढ़े। वही LMS पहले क्लासरूम में लेके जाना है। वहाँ पर एक प्रोजेक्टर होगा, वहाँ कोई स्मार्ट बोर्ड होगा, टेक्नोलॉजी होगी, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, उस पर बच्चों को रिसर्च करने दिया जाए। जब बच्चा रिसर्च करेगा, गूगल करेगा, ठीक है, हर टेक्नोलॉजी का अच्छा या बुरा यूज हो सकता है, हर प्लेटफॉर्म का। तो बच्चे को पहले क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का आदी बनाया जाए, वो ट्रेंड हो जाए। जब वो ट्रेंड हो जाएगा, अचानक अगर कोई पैडेमिक कंडीशन आ जाती है, उस बच्चे को वो घर से भी कुछ चीज़ें कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो मुख्तसरन ये है कि सर टेक्नोलॉजी के बगैर अब जीना मुमकिन नहीं है। जैसे कि मेरी एक रिसर्च है, हम लोगों ने एसोसिएशन ने की है कि हमें लग रहा है कि 2025 तक, अगले 5 साल तक तकरीबन 70% कमाने के जो ज़रिए होंगे या तरीके होंगे किसी भी आम प्रोफेशन में, किसी आम आदमी के, वो डिपेंड करेंगे IT के ऊपर, वो डिपेंड करेंगे ऑनलाइन के ऊपर। वो उसके बगैर वो काम कर ही नहीं सकेगा। जैसे मैं मिसाल पहले भी एक टेक्निक मैकेनिक की दे चुका हूँ। इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले लें कि स्मार्ट गाड़ियाँ आ रही हैं, वो मैकेनिक काम ही नहीं कर सकेगा। ठीक है, अदरवाइज लेबरर बनेगा, लेबर का काम करेगा, लोडिंग का काम करेगा। इवन इलेक्ट्रिशियन भी आजकल ऐसी डिवाइसेस पैनल आ रहे हैं कि जो IT स्मार्ट पैनल्स हैं, जाहिर है कि वो नहीं कर पाएगा। तो मुख्तसरन ये है कि सर हमें जब तक टेक्नोलॉजी को नहीं लेकर आएंगे, इस सिंगल नेशनल करिकुलम के लिए हम फेवर में हैं, मगर इसको इम्प्लीमेंट करना लाजमी है। पब्लिक स्कूल्स के अंदर इम्प्लीमेंट करें। आप मॉडल रोल बने प्राइवेट सेक्टर के लिए। आप अगर मॉडल रोल नहीं बनेंगे, गवर्नमेंट अगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगी दिखावे के लिए, तो वो मॉडल स्कूल 1-2 बना देते हैं, मगर आप हाल बुरा होता है उनका पूरे तालीमी निज़ाम का। फिर डंडा उठाते हैं, अगर लाठी चार्ज करते हैं तो वो तालीमी इदारों के खिलाफ करते हैं, जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट से काम करता है, अपनी उसको शौक होता है। देखिए, जो मैं आखिरी बात जुमला कह के कि प्राइवेट सेक्टर में वही जो लोग इसमें आ गए हैं जो एक बाइज्जत काम करना चाहते थे और वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना चाहते थे सोसाइटी के लिए, और साथ में एक नॉमिनल प्रॉफिट कमाना चाहते थे। तो आपने उसको जो है ना बेजारो मददगार छोड़ दिया, आपने उसकी इज्जत नहीं की। तो ये मैं बहुत सादगी से बात करता हूँ, आम आवाम समझने के लिए मैं बड़ी प्रोफेशनल टर्म्स यूज नहीं करता, इसलिए कि हर आदमी को समझ में आना चाहिए। हमारे व्यूअर को इस बात को समझ आ रही है। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने उस्ताद की इज्जत करो। आप पेरेंट्स ही एक वाहिद सोर्स है इस वक्त कि आप अपने बच्चे के लिए, अगर इस नस्ल को जो इस वक्त पैदा हो चुकी है हमारे मुल्क में, इसकी कम से कम तालीम का एहतमाम कीजिए, प्राइवेट सेक्टर की इज्जत कीजिए। राइट, चलें लास्टली नुमान, अब क्योंकि सवालात तो बहुत सारे थे जिसके ऊपर बात करनी है, बड़ा डिटेल टॉपिक है, जैसे फूड सिक्योरिटी के हवाले से आपने बात की है, इसको इंशाल्लाह फिर आगे डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्टली आप क्या समझते हैं, अब आने वाले वक्त के लिए तो फिर हमारे लिए थ्रेट्स बढ़ती जाएंगी, क्या इस फेज़ से निकल कर ये जो रिकवरी हम जिसको कहते हैं ये आ सकती है कि हम डेट पेमेंट से बाहर निकल आ जाएं, स्केजुअल पेमेंट से बाहर निकल आएँ? हमारे पास अभी भी टाइम है, इन 2 या 2.5 साल के अंदर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवा सकती है क्या, जिससे आपके रेवेन्यू साइड के ऊपर जो बर्डन्स है वो कम होना शुरू हो, अपनी लाइबिलिटीज़ को कर्टेल कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर? मुमकिन है?
वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने 2 रिपोर्ट जारी की हैं, जिससे उन लोगों ने हमको एक रोड मैप दिया है टू गेट टू 88 to 90 बिलियन इन एक्सपोर्ट्स। आई हैव नॉट रेड इट, मैंने सिर्फ एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ी, आई हैव टू, इट्स माय वीकेंड रीड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आई विल रीड इट एंड आई विल गेट बैक टू यू, बट इट लुक्स प्रॉमिसिंग, राइट, एंड आई बिलीव दैट अगर हमने एक सिमत का तयन कर लिया, तो 2-2.5 साल भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, राइट, टू गेट ऑन द राइट ट्रैक एंड टू गेट टू दैट पॉइंट वेयर वी आर नॉट इन द बबल एंड बस सिचुएशंस। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो अभी राइट नाउ हमारी फिस्कल पॉलिसीज़ हैं और जिस तरीके से हमारी फिस्कल पॉलिसीज़ चल रही हैं, वो साल भर, 2 साल, 3 साल से ज़्यादा आगे सोच ही नहीं रहे। तो वो जब तक हम उस थिंकिंग से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। वेल नोमान, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। अख्तर भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में हमें वक्त देते हैं, हमारे साथ बात करते हैं। बहुत सारे मामलात, सवालात थे जो जहन में आ रहे थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से वो शामिल नहीं हो सके, लेकिन ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। मौका मिलेगा तो आगे ज़रूर इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे, ख़ासतौर पर इकानमी और एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन और ये इकानमी बड़े मसाइल हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू आगे जारी रहेगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को, हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।